हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का आपके अपने प्यारे कंसेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। मैं पीयूष प्रासर आप सभी का स्वागत करता हूं। डिजाइन ऑफ टू वे स्लैब के सारे कॉन्सेप्ट हमने कवर अप कर लिए और हमने सभी तरह के स्लैब को डिजाइन कर लिया है, मतलब डिजाइन कॉन्सेप्ट सीख लिया है, साथ साथ न्यूमेरिकल भी करते गए थे। ये देखिए, यहाँ पर हम कन्वेंशनल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे आपकी एसएससी जेई की मेंस की, इंजीनियरिंग सर्विस की मेंस की, ठीक है, वो क्लियर होते चलेगी। नेक्स्ट, हम इसी पर्टिकुलर वीडियो में आपको प्रीलिमिनरी के क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाएंगे जो स्लैब से पूछे गए थे, चाहे वो गेट का हो, ईएससी का हो, एसएससी का हो, सारा का सारा। ठीक है, मतलब बेस्ट पॉसिबल। जो इजी लेवल ऑफ क्वेश्चन है वो तो आप सभी लोग करते हैं, लेकिन जो थोड़ा लॉजिकल एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करवाएंगे, जिसमें आपको डिफिकल्टी हो सकती है। ठीक है, ऐसे यहाँ से पढ़े तो कोई डिफिकल्टी होगी नहीं, यूं ही दिखाने के लिए कि इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, तो जो हमने डिजाइन स्टेप पढ़ा हुआ था टू वे स्लैब का, तो उन्हीं डिजाइन स्टेप को फॉलो करते हुए एक क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, क्वेश्चन को लिखिए। हम एक टॉर्सनली रेस्ट्रिएंट टू वे स्लैब को डिजाइन करेंगे। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू लर्न दी कैलकुलेशंस। ठीक है, केवल थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट को, डिजाइन स्टेप्स को पढ़ लेने से ही काम नहीं होगा। एक क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा प्रैक्टिस बनता चलेगा। देखिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इन्हीं सब चीजों को पढ़ाने के लिए, और वो भी ये सब चीज आपको पढ़ाया भी नहीं जाता है, महापैक, अग्निपैक, धांसू बैच, ये बैच, वो बैच के नाम पे आपको बहुत ही ज्यादा बेवकूफ बनाया जाता है, लूटा जाता है। कंसेप्ट डिकोडर गरीब स्टूडेंट्स के लिए काम करता है, आप सभी भाई और बहन के लिए काम करता है। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इफ यू आर ए सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट, आपके प्रिपरेशन में हम 120% आपके काम आने वाले हैं, याद रखिएगा आप। ठीक है, तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए चालू करते हैं। बहुत हो गया इंट्रोडक्शन पार्ट। राइट डाउन द क्वेश्चन। आई थिंक आपने यहां तक लिख लिया होगा, एक बार मैं पढ़ लेता हूं। ए फ्लोर स्लैब सिस्टम इज सपोर्टेड ऑन 230 mm thick wall as given below. Floor finish is 1 kilonewton per meter square. Live load is 4 kilonewton per meter square. M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज किया गया है, Fe415 स्टील यूज किया गया है, और माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन है। ठीक है, माइल्ड एक्सपोजर के रिलेटेड मैंने लॉजिक बताया था, क्यों देता है माइल्ड एक्सपोजर, टू टेक द वैल्यू ऑफ क्लियर कवर। नेक्स्ट आगे लिखिए, डिजाइन द स्लैब व्हेन कॉर्नर्स आर रेस्ट्रिएंट फ्रॉम लिफ्टिंग, मतलब टॉर्सनली रेस्ट्रिएंट स्लैब कंडीशन है। ओके, तो इस स्लैब को हमको डिजाइन करना है, और ये कह रहा है कि ये टू वे है, बाकी हम लोग तो चेक करेंगे ही करेंगे। तो क्वेश्चन में ये पर्टिकुलर डायग्राम दिया है, तो मैं चाहता हूं आप लोग भी बना ले। तो इसमें देखिए, ये आपका स्लैब है, दिस इज योर स्लैब पार्ट, और ये जो दीवार है ना, ठीक है, इसकी जो थिकनेस है, इट इज योर, मतलब 230 mm दिया हुआ है ना, 230 mm। ठीक है, जैसे इधर 230 mm है, इधर भी ये भी 230 mm होगा, 230 mm। ओके, दिस इज ऑल्सो योर 230 mm, दिस इज ऑल्सो योर 230 mm, लाइक दिस। तो ये 230 mm गिवन है यहाँ पे, समझ गए। हमें यही वाला पैनल डिजाइन करना है, दिस पर्टिकुलर पैनल। अब देखिए, यहाँ पे क्लियर स्पैन का वैल्यू आपको दिया हुआ है। क्लियर स्पैन कहने का मतलब है LX क्लियर। जो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है वो क्लियर स्पैन गिवन है। ये मान लीजिए LX क्लियर है, LXC लिखता हूं मैं, इट इज योर 4 मीटर गिवन इन क्वेश्चन। सिमिलरली LY क्लियर, क्लियर स्पैन मतलब केवल स्लैब पैनल का लेंथ कितना, तो LY क्लियर, इसको LYC लिखता हूं, इट इज गिवन एज 5 मीटर। समझ गए। तो शॉर्टर स्पैन एंड लॉन्गर स्पैन, रेक्टेंगुलर स्लैब है तो इसे हमें डिजाइन करनी है, टू वे है या नहीं है ये चेक करेंगे, हमको इससे डिजाइन करनी है। अब देखो, ये तो है, ये तो प्लान, ये तो क्वेश्चन में आपको गिवन था। ठीक है, ये है प्लान, नहीं भी गिवन है तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप समझ जाइएगा। नेक्स्ट, ये गिवन है ऐसे। अब देखिए, बात करते हैं क्या ये जो फ्लोर स्लैब है इसका मतलब क्या है। देखो भाई, बड़े बड़े अपार्टमेंट्स आप देखते हैं, ठीक है, इसमें ग्राउंड स्टोरी होता है, फर्स्ट फ्लोर होता है, सेकंड फ्लोर होता है, थर्ड फ्लोर होता है, ऐसा होता है ना, डिफरेंट स्टोरीज होते हैं कि नहीं, डिफरेंट मोहल्ला होता है कि नहीं। तो जैसे कि ये ग्राउंड फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकंड फ्लोर है, ये थर्ड फ्लोर, तो यहाँ पे हम फ्लोर ही तो बोल रहे हैं। तो जैसे ग्राउंड फ्लोर के लिए, अगर ग्राउंड फ्लोर का बात करो, ये वाला जो स्लैब होगा, दिस विल बी योर फ्लोर स्लैब एंड दिस विल बी योर रूफ स्लैब। फर्स्ट स्टोरी के लिए, फर्स्ट स्टोरी के लिए यही वाला जो स्लैब होगा, दिस विल बी योर फ्लोर स्लैब, बट दिस पर्टिकुलर स्लैब विल बी योर रूफ स्लैब।
समझ गए? तो यहाँ पे इसी तरह का कोई स्लैब को डिजाइन करने का बात कर रहा है, फ्लोर स्लैब, जो कि एक ब्रिक वर्क पे सपोर्टेड है। मतलब ब्रिक वाल होंगे, चारों बगल दीवार है, इस दीवार के ऊपर स्लैब रखी गई है, इसके ऊपर भी फिर बिल्डिंग्स होंगे, उसके ऊपर भी एक स्लैब होगा, और वो जो स्लैब होगा वो होगा रूफ स्लैब। ठीक है, लेकिन ये वाला जो स्लैब है ये है फ्लोर स्लैब। किसके लिए? फर्स्ट स्टोरी के लिए। समझ में आया? आप ये मत सोचना कि ये फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर का फ्लोर है, ये फर्स्ट स्टोरी या फिर कोई और इंटरमीडिएट स्टोरी का वो स्लैब होगा, फ्लोर वाला। समझे? तो हमें वो स्लैब को डिजाइन करना है। क्लियर? तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? एस्पेक्ट रेशियो चेक करना, मतलब ये 2 वे स्लैब है या 1 वे स्लैब है। तो अभी हमारे पास इफेक्टिव नहीं है, इफेक्टिव स्पैन नहीं है, तो हम क्लियर स्पैन से ही चेक कर लेंगे। तो LYC अपॉन LXC यानी का मतलब है 5/4 विच इज इक्वल टू 1.25। सो दिस इज लेस देन इक्वल टू 2, सो इट इज ए 2 वे स्लैब। इट इज ए 2 वे स्लैब। दिस इज फर्स्ट स्टेप जो आपको करनी है। सेकेंड, हमने बोला था आपको अप्रोक्सीमेट डेप्थ का कैलकुलेशन करनी है बाय यूजिंग द डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया, जिसमें हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे L effective by D must be less than, D means effective depth of the section here, less than K1, K2, K3, K4 into basic value. This is the concept. ठीक है, तो ये L effective में हम कौन सा इफेक्टिव स्पैन लेंगे? शॉर्टर स्पैन को कंसिडर करेंगे, क्योंकि शॉर्टर स्पैन पे डिफ्लेक्शन इज प्रोमिनेंट, है ना। तो 4 × 10⁻³ बाई डी मस्ट बी लेस देन इक्वल टू K1 का वैल्यू क्या होगा? K1 इक्वल टू 1, क्योंकि इट इज डिपेंडेंट ऑन स्पैन एंड स्पैन इज लेस देन 10 मीटर हियर। K1 K2 इक्वल टू, हमने बोला था 2 वे स्लैब के लिए 1.5 ले लीजिए, इंटू 1। ठीक है, बेसिक वैल्यू क्या होगा यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे सपोर्टिंग कंडीशन आप देखेंगे तो दिस इज योर सिंपल सपोर्ट एंड दिस इज योर कॉन्टिन्यूअस सपोर्ट। तो सिंपल सपोर्ट कंडीशन के लिए, सो सिंपली सपोर्टेड एंड कंडीशन के लिए जो बेसिक वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है 20, एंड फॉर कंटिन्यूअस सपोर्ट इट इज योर 26, है कि नहीं। तो जो फाइनल बेसिक वैल्यू लिखेंगे हम, वो क्या लिखेंगे? हम एवरेज लिखेंगे, एवरेज ऑफ 20 प्लस 26 डिवाइडेड बाई 2। यहां से आप कैलकुलेट करिए द अप्रोक्सीमेट डेप्थ, तो आपको मिलेगा D मस्ट बी ग्रेटर देन समथिंग 1115.94 mm। इसका मतलब D इस पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा होना चाहिए, तो एक पर्टिकुलर D का वैल्यू हम एज्यूम कर लेंगे। सो लेट एज्यूम कि D इज 120 mm। अभी यहाँ पे निकालने के राउंड फिगर में हम एज्यूम करेंगे। देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाते वक्त हमने L इफेक्टिव की जगह L क्लियर लिया शॉर्टर स्पैन के अलाउंग, तो कोई घबराने की बात नहीं है। दिस इज योर अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन, अप्रोक्सीमेट हम कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि हमको लास्ट में इस पर्टिकुलर डेप्थ को क्रॉस चेक करना होगा करस्पॉन्डिंग टू MU लिमिटिंग कंडीशन, है कि नहीं। तो ओवरऑल डेप्थ आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो ओवरऑल डेप्थ D विल बी इक्वल टू, है ना, D विल बी इक्वल टू व्हाट? इफेक्टिव डेप्थ D प्लस डाया ऑफ बार reinforcement डिवाइडेड बाई 2 प्लस क्लियर कवर। नाउ ये इफेक्टिव डेप्थ आपने कैलकुलेट कर लिया 120 mm प्लस डाया ऑफ बार, कितना एज्यूम कर ले? 12 mm का एज्यूम कर लेते हैं, तो 6 mm प्लस क्लियर कवर करस्पॉन्डिंग टू मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन 20 mm, तो वैल्यू कितना आ रही है? 146 mm। ठीक है, सो लेट्स सपोज दिस इज द ओवरऑल डेप्थ रिक्वायरमेंट विच इज इक्वल टू 146 mm। चलेगा, ठीक है, रेंज में है। सो अब हम क्या कर लेंगे? इफेक्टिव लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे, L इफेक्टिव। तो L इफेक्टिव विल बी इक्वल टू मिनिमम ऑफ what? Minimum of L clear plus D and L clear plus B1/2 plus B2/2। ठीक है, so let's suppose I am first calculating L effective X। ठीक है, L effective in X direction, तो it is equal to what? Minimum of L clear कितना X डायरेक्शन में? 4 मीटर। D आपने क्या निकाला? 120 मीन्स 0.12 इक्वल टू कितना? 4.12 मीटर।
सेकेंड अप्रोच 4 मीटर प्लस 0.230/2 प्लस 0.230/2। ये B1 B2 क्या है? विड्थ ऑफ द वॉल, क्योंकि वॉल के ऊपर भी ही तो स्लैब रखा हुआ है, तो यहाँ पे वॉल जो है इट इज ओनली द सपोर्ट, तो दिस इज इक्वल टू 4.23 मीटर। सो इन दोनों में से मिनिमम कौन सा है? 4.12 मीटर। सो व्हाट इज L effective X वैल्यू? दिस इज योर 4.12 मीटर। सिमिलरली यू कैलकुलेट L effective Y वैल्यू, तो L effective Y यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है, इट विल बी योर 5.12 मीटर, आपको ये मिल जाएगा। सो एस्पेक्ट रेशियो अगेन चेक करिए, एस्पेक्ट रेशियो, क्योंकि आपका स्पैन चेंज हो गया तो हो सकता है एस्पेक्ट रेशियो चेंज हो जाए, कोई बात नहीं, तो अगेन चेक करो एस्पेक्ट रेशियो R, तो इट विल बी व्हाट 5.12 डिवाइडेड बाई 4.12, तो ये वैल्यू कितना आ जा रही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 1.24 समथिंग आ जाएगा, विच इज लेस देन 2। सो इट इज टू वे स्लैब ओनली, टू वे स्लैब ओनली, कोई चेंजेस आई नहीं आई, क्लियर है। सो अब हम करेंगे लोड कैलकुलेशन फोर्थ स्टेप में, स्टेप नंबर 4 लोड कैलकुलेशन। तो ध्यान से सुनिएगा, तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे डेड लोड। डेड लोड, अब ये डेड लोड को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए हम क्या करेंगे, 1 मीटर इंटू 1 मीटर का एक स्क्वायर स्लैब कंसिडर करेंगे, 1 मीटर इंटू 1 मीटर, और इसका वेट कितना है, तो जितना होगा उतना ही लोड पर मीटर स्क्वायर लग रहा होगा, है कि नहीं। तो 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू ओवरऑल डेप्थ ऑफ द स्लैब इज व्हाट, ओवरऑल डेप्थ ऑफ द स्लैब इज 146 mm, हमने देखा था ना, तो 0.146 मीटर इंटू 25, ये 25 क्या है? यूनिट वेट, ओके। सो आपको यहाँ से लोड आप निकाल रहे हो, तो ये लोड कितना आ रहा है, इस 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे कितना का लोडिंग आ रहा है, 25 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर भी आ रहा है, क्योंकि छोड़िए वो छोड़िए, ये आपको समझ में आया, 25 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब ये पूरे एरिया पे हर एक पॉइंट पे 25 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का डेड लोडिंग लग रहा है। नाउ फ्लोर फिनिश गिवन है, फ्लोर फिनिश, तो ये भी डेड लोड है, तो फ्लोर फिनिश इक्वल टू फिश नहीं फिनिश, फ्लोर फिनिश इक्वल टू 4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर गिवन है। लाइव लोडिंग गिवन है इक्वल टू 4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऑफ द स्लैब गिवन है, लाइव लोडिंग। सो टोटल लोड कितना हो गया, टोटल लोड जो आ रही है इट इज योर 4 + 4 + 25 मीन्स 30, नहीं इंटू 25, तो ये 25 कहाँ से आ गया, ये जो वैल्यू आएगा आपका इट विल बी 3.654 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस फ्लोर फिनिश इज 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना। दिस इज करेक्ट कर लीजिए, हो जाता है लिखने में। तो ये कितना आ गया, 5 3 8 8.645 सॉरी 8.654 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द टोटल लोडिंग। तो हम LSM मेथड को यूज करें तो हम फैक्टर्ड लोडिंग निकालेंगे, फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर्ड लोड इक्वल टू कितना, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर लोड मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.5 इंटू 8.654 इक्वल टू कितना हो जाएगा 12.975 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऑफ स्लैब एरिया। इतना का लोडिंग आ रहा है, एंड फॉर दिस पर्टिकुलर लोड वी आर गोइंग टू डिजाइन दिस पर्टिकुलर स्लैब। तो आप कैलकुलेट करिए बेंडिंग मोमेंट। तो जो बेंडिंग मोमेंट है, कौन कौन से बेंडिंग मोमेंट होंगे, mx प्लस, mx माइनस, my प्लस, my माइनस। तो ये कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, आप निकाल लीजिए कोड बुक, जिसके पास IS 456 2000 है, IS 456 2000, ठीक है।
इस वाले कोड में इन टेबल नंबर 26, टेबल नंबर 26 के लिए, ठीक है, उसमें स्लैब कैटेगरी कौन सा है? यहाँ पे स्लैब जो था, जो हम डिजाइन कर रहे हैं, वो कौन सा डिजाइन कर रहे हैं? इसमें आप देखिए, हम डिजाइन कर रहे हैं ऐसा स्लैब पैनल को जिसका 2 एडजेसेंट एज डिसकंटिन्यूअस है ना, ये वाला एज प्लस ये वाला एज, 2 एडजेसेंट एज डिसकंटिन्यूअस है और 2 एज कंटिन्यूअस है। तो वो वाले स्लैब के कैटेगरी के करस्पॉन्डिंग टू दैट स्लैब कैटेगरी, और वो कौन सा कैटेगरी में आएगा? एक मिनट चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमने फोटो डाल रखा था पहले, 2 एडजेसेंट स्लैब डिसकंटिन्यूअस, मतलब 2 एडजेसेंट एजेस डिसकंटिन्यूअस, S4, 2 एडजेसेंट एजेस डिसकंटिन्यूअस कहने का मतलब है S4 के कैटेगरी में वो आ जाएगी आपकी। तो जो S4 वाला स्लैब होगा, ठीक है, S4 का कैटेगरी में स्लैब आ जाएगा, 2 एडजेसेंट एजेस डिसकंटिन्यूअस, वहां से करस्पॉन्डिंग टू एस्पेक्ट रेशियो वैल्यू, आर वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली कितना निकल के आया था? 1.242 समथिंग, ये वैल्यू निकल के आई थी। करस्पॉन्डिंग टू दिस एस्पेक्ट रेशियो वैल्यू यू कैलकुलेट व्हाट? द मूवमेंट कोफिशिएंट वैल्यू। मूवमेंट कोफिशिएंट करने का मतलब ये mx प्लस हम कैसे निकालेंगे? अल्फा एक्स प्लस mx माइनस अल्फा एक्स माइनस अल्फा वाई प्लस अल्फा वाई माइनस इंटू डब्ल्यू अल्टीमेट एल एक्स स्क्वायर, डब्ल्यू अल्टीमेट एल एक्स स्क्वायर सब में सेम रहेगा, ये डब्ल्यू अल्टीमेट एल एक्स स्क्वायर डब्ल्यू अल्टीमेट एल एक्स स्क्वायर, है ना। तो आपको ये सारे जो वैल्यू हैं मोमेंट कोफिशिएंट के, पॉजिटिव एंड नेगेटिव मोमेंट कोफिशिएंट के करस्पॉन्डिंग टू स्लैब 4, S4 कैटेगरी ऑफ स्लैब एंड अल्फा R इक्वल टू 1.242, आपको ये वैल्यू टेबल नंबर 26 से मिल जाएगा। तो वहां से आप ये कैलकुलेट करेंगे तो जो वैल्यूज हैं हमने कैलकुलेट कर रखे हैं, यू आर गोइंग टू गेट 0.047, ठीक है, अल्फा एक्स का, और अल्फा एक्स माइनस का 0.062, फिर अल्फा वाई प्लस का आपको मिलेगा 0.035, फिर अल्फा वाई माइनस का आपको मिल जाएगा 0.047। अब बोलोगे सर आप तो यहाँ टेबल से कैलकुलेट कर रहे हैं, हम रियल टाइम एग्जामिनेशंस में कैसे करेंगे? बाबू घबराने का जरूरत नहीं है, रियल टाइम एग्जामिनेशंस में आपको वैल्यू क्वेश्चन में दिए रहेंगे, ठीक है। वो लोग अगर उनको क्वेश्चन करवाना होगा सॉल्व तो वो वैल्यू आपको दे देंगे, समझ गए? अगर क्वेश्चन डालेंगे तो ये वैल्यू दे देंगे, ओके। टेबल का डेटा दिया रहता है क्वेश्चन पेपर के लास्ट में, ओके, तो वहां पे वो दिए रहते हैं डेटा को। अगर ये आपको वो चाहेंगे कि आप ये चीज यूज करके सॉल्व करो तो ये वाला डेटा आपको दिया रहेगा और 2 स्लैब का क्वेश्चन डाल देगा, समझ गए? तो इंटू 4 अच्छा यहाँ पे सभी शॉर्टर स्पैन ही है, शॉर्टर इफेक्टिव स्पैन मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मोमेंट के वैल्यू आप निकाल लो यहाँ से, सारे बेंडिंग मोमेंट आपको निकल जाएंगे, 4 बेंडिंग मोमेंट, 10.35 किलो न्यूटन मीटर, फिर 13.65 किलो न्यूटन मीटर, उसके बाद 7.71 किलो न्यूटन मीटर, फिर 10.35 किलो न्यूटन मीटर। देखिए ये जो मूवमेंट्स हैं कौन सा, ये mx प्लस एंड my माइनस लगभग दोनों सेम आया, खैर वो तो आ गया अलग बात है, लेकिन हम बात करते हैं इन मूवमेंट्स में से सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड किसका है? इसका, mx माइनस का। हमने कॉन्सेप्ट में डिस्कस कर रखा था, ठीक है, नेगेटिव मूवमेंट क्यों ज्यादा होती है, स्ट्रक्चर एनालिसिस के कॉन्सेप्ट को यूज करके, क्लियर है? तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है। तो अब हम क्या करना है, अब हमको ये चेक करना है कि जो हमने स्टेप नंबर 6 में जो हमने डेप्थ कंसिडर कर रखा था बाय यूजिंग द डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया, क्या वो डेप्थ इस स्लैब के लिए सुटेबल है? तो इसके लिए हम स्ट्रेंथ कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। तो इनमें से जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट था, है ना, स्ट्रेंथ क्राइटेरिया, तो हमको क्या करना है, इनमें से जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है तो वो क्या है, MUX माइनस, इसको इक्वेट कर देंगे MU लिमिटिंग के करस्पॉन्डिंग। जब इसको आप इक्वेट कर दिए MU लिमिटिंग के करस्पॉन्डिंग तो सॉल्व करिए, 13.65 इंटू 10 टू द पावर 6 मस्ट बी इक्वल टू Q टाइम्स BD स्क्वायर। तो यहाँ पे Q जो होगा क्या होगा, Fe415 ग्रेड ऑफ स्टील है तो 0.138, है ना, 138 वाला फॉर्मूला लगेगा, तो 0.138 इंटू
एफ सी के बी डी स्क्वायर, तो एफ सी के कितना, M20 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, तो 20 इंटू बी कितना, हम 1 मीटर चौड़ा हम विड्थ कंसिडर कर रहे हैं ना, तो 1000 mm इंटू डी का स्क्वायर, तो डी को अननोन रखते हैं, तो यहाँ से डी कैलकुलेट करिए, तो ये डी की वैल्यू आपको आ जाएगी 70.33 mm। सो करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट बाय यूजिंग दिस स्ट्रेंथ क्राइटेरिया, हमने एक पर्टिकुलर डेप्थ को निकाला जिसका वैल्यू है 70.33 mm, सो विच इज लेस देन 120 mm, जो कि हमने पहले से एज्यूम कर रखा था इफेक्टिव डेप्थ की वैल्यू, है ना। सो इट इज ओके, हमको रीडिजाइन करने की अब जरूरत नहीं है, इसीलिए डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया बिकम्स द गवर्निंग क्राइटेरिया इन व्हाइल डिजाइनिंग दिस लैब। हमेशा डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया से ही डेप्थ आपको ज्यादा मिलेगा, क्लियर है। स्ट्रेंथ क्राइटेरिया इज नॉट गवर्निंग, डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया इज द गवर्निंग क्राइटेरिया। हाँ, बट नो डाउट बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर स्ट्रेंथ कॉन्सेप्ट वी नीड टू क्रॉस चेक द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर डेप्थ। आ गया। अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्टील हमको निकालनी है। अब देखिए मैं आपको एक चीज समझाता हूँ यहाँ पे, डेप्थ कैलकुलेशन। डेप्थ कैलकुलेशन मतलब हमको निकालना है डी एक्स प्लस का वैल्यू, डी वाई प्लस का वैल्यू, डी एक्स माइनस का वैल्यू, डी वाई माइनस का वैल्यू। इसको निकालने के लिए मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको बता रखा था कि सभी बेंडिंग मोमेंट को एमयू लिमिटिंग से इक्वेट करके डेप्थ निकालिए। तो देखिए वो तो स्ट्रेंथ क्राइटेरिया से डेप्थ निकलेगी, एग्जैक्ट डेप्थ निकलेगी, आप वो कॉन्सेप्ट को भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जो मोस्ट एंड सेफ कॉन्सेप्ट है, ये चीज मैंने आपको वहां पे एक्सप्लेन नहीं किया था डिजाइन थ्योरी में, यहाँ पे जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको नोट बना के लिख लीजिए। एंड वी आर गोइंग टू यूज दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ओनली व्हाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है डेप्थ कैलकुलेशन का, देखिए लेट्स सपोज हम डी एक्स प्लस एंड डी वाई प्लस के लिए बात करेंगे। तो देखो ये आपका स्लैब है, ठीक है, दिस इज योर स्लैब। ये क्रॉस सेक्शन में आपको बता रहा हूँ, तो ये आपका 1 मीटर आपने विड्थ कंसिडर कर रखा है। नाउ अगर हम पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट का बात करेंगे, लेट्स सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट द टेंशन स्टील, तो वो यहाँ पर कहीं पर होगा ऐसा, और बॉटम मोस्ट टेंशन स्टील कौन सा स्टील होगा, जो सबसे नीचे होगा। दिस स्टील विल बी करस्पॉन्डिंग टू AST X प्लस, ठीक है। अब AST X प्लस वाले स्टील के ऊपर आपको यहाँ पे गोल गोल ऐसे AST Y प्लस वाला रिइंफोर्समेंट दिख रहा होगा, ओके, AST Y प्लस वाला रिइंफोर्समेंट। सो लेट एज्यूम डाया ऑफ रिइंफोर्समेंट, जो हम रिइंफोर्समेंट यूज करने वाले हैं आप एज्यूम कर लीजिए। तो हम कितना एज्यूम करेंगे, लेट्स सपोज आई एम एज्यूमिंग 12 mm, 12 mm का सरिया मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखिए जो इफेक्टिव डेप्थ है वो क्या होता है, यहाँ पर इस क्रॉस सेक्शन पे देखो, जो कंप्रेशन जोन, एक्सट्रीम कंप्रेशन जोन, दिस इज द एक्सट्रीम कंप्रेशन जोन। तो इफेक्टिव डेप्थ इज एक्सट्रीम कंप्रेशन जोन से लेके ये जो टेंशन रिइंफोर्समेंट है इसके CG तक, है ना, ये वाला यहाँ तक। तो ये कितना है, दिस इज योर 120 mm जो हमने पहले कैलकुलेट कर रखा था, ओके। और ये डेप्थ क्या है 120 mm, दिस इज नथिंग बट dx प्लस। सिमिलरली अगर आप dy प्लस अगर पूछ रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर से AST Y प्लस जो रिइंफोर्समेंट है यहाँ पे AST Y प्लस उसके CG तक का। तो ये डिस्टेंस क्या होगा, देखिए ये डिस्टेंस होगा 120 माइनस डाया ऑफ रिइंफोर्समेंट। डाया ऑफ रिइंफोर्समेंट कैसे, देखो AST X प्लस वाले रिइंफोर्समेंट का आधा सरिया जा रहा है, प्लस AST Y प्लस वाले रिइंफोर्समेंट का आधा सरिया जा रहा है, तो आधा प्लस आधा पूरा मतलब 5, विच विल बी इक्वल टू कितना, 120 माइनस 12, 108 mm। समझ गए बात को, इस तरह से। तो इस तरह से आपने यहाँ पे ये पता लगा लिया व्हाट इज dx प्लस विच इज इक्वल टू 120 mm एंड dy प्लस विच इज इक्वल टू 108 mm। तो सेम कॉन्सेप्ट विल बी यूज्ड इन केस ऑफ dx माइनस एंड dy माइनस। जो टॉप में रिइंफोर्समेंट होगा वो कौन सा होगा, dx माइनस वाला रिइंफोर्समेंट होगा, है ना। यहाँ पे मान लो ये dx माइनस वाला रिइंफोर्समेंट है, सो दिस इज योर 120 mm, दिस इज योर 120 mm। इसके नीचे
इसके नीचे आपको dy माइनस वाला रिइंफोर्समेंट दिखेगा। कहाँ पर? कॉर्नर लोकेशन पे। बाकी स्पैन में तो कहीं नहीं दिखेगी, लेकिन इसके नीचे ही तो दिखेगी। अगर आपको कॉर्नर लोकेशन पे भी दिख रहा है तो इसके नीचे वाले लेवल पे होगा। और देखिए करस्पॉन्डिंग टू BMY माइनस मूवमेंट भी आपका उतना नहीं था, है ना, ज़्यादा था, तो उसके करस्पॉन्डिंग डेप्थ भी आपको कमी मिलेगा। सो यहाँ पर भी आपका dx माइनस जो है ये हो जाएगा 120 mm एंड dy माइनस जो है इट विल बी योर 108 mm। सो बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट, इस तरीके से आपको ये डेप्थ कैलकुलेशन करनी है। समझ गए? ओके, तो बड़ा एक सिंपल सा टेक्निक याद रखिएगा। टेक्निक यही ध्यान में रखिएगा एग्जाम्स में क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। ये सब चीज़ बनाने का जरूरत नहीं है, डायग्राम वो तो मैं समझाने के लिए दिखा रहा हूँ। जो भी डेप्थ आपका निकला हुआ था, इफेक्टिव डेप्थ जो भी आपने लिया हुआ था, वो हो गया x के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। वो उसमें dx प्लस और dx माइनस दोनों आ गया। अब उसी में से सरिया का जो डायमीटर है वो घटा देंगे तो अलोंग y आपको डेप्थ मिल जाएगा। बस इतना सा, ठीक है। सो डेप्थ मिल गया, तो बाय यूजिंग द फॉर्मूला, जो फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, इन डेप्थ को यूज करो। कैलकुलेट एरिया ऑफ स्टील। एरिया ऑफ स्टील कहने का मतलब है, लेट्स सपोज यू आर कैलकुलेटिंग AST x प्लस। सो व्हाट यू विल डू, 0.5 into FCK BD means 20 into 1000 into 120 divided by FY means 415 into bracket 1 minus root under 1 minus 4.6 BMU। तो 4.6 into bending moment ultimate is equal to 10.35 किलो न्यूटन मीटर में, तो न्यूटन एम में 10 to the power 6 divided by FCK BD square means 20 into 1000 into 120 का स्क्वायर। क्लियर है? यूज दिस कॉन्सेप्ट एंड you are going to get ASTX plus as 249.9795 mm square. Similarly, calculate AST x minus 334.566 mm square. AST y plus 205.97 mm square. AST y minus 280.7 mm square. तो यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा रिइंफोर्समेंट कौन सा आ गया? मैंने आपको पहले बोल रखा था AST x माइनस के करस्पॉन्डिंग सबसे अधिक रिइंफोर्समेंट आएगा। ये सब ऑब्जर्वेशंस ध्यान रखिएगा, एग्जाम में एज ए न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव थ्योरेटिकल क्वेश्चन। अब देखो, अब हमको क्या करना है, स्टेप नंबर यहीं पर हमको एक चेक लगाना था AST मिनिमम। तो AST मिनिमम का चेक लगा लेंगे। तो AST मिनिमम इक्वल टू क्या, H/D, तो 0.12% ऑफ क्रॉस एरिया B इंटू D। तो 0.12 इंटू 1/100, परसेंटेज का मतलब यही होता है, इंटू 1000 गुना ओवरऑल डेप्थ 146 था ना, 146। तो AST मिनिमम कितना निकल रहा है, 175.2 mm स्क्वायर। मेरे को ये बताओ, इन सभी AST में से 249 पॉइंट इतना, 334 पॉइंट इतना, 205 पॉइंट इतना, 280 पॉइंट इतना, कोई भी AST मिनिमम से कम है क्या? नो। सो ऑल ASTs आर ग्रेटर देन AST मिनिमम। सो प्रोवाइड कैलकुलेटेड AST, प्रोवाइड दी कैलकुलेटेड AST, है ना। हमको AST मिनिमम प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है, बस हमको चेक करना था कि AST मिनिमम से ज़्यादा है कि नहीं। देखो अब कैलकुलेट क्या करना है बच्चा लोग, स्पेसिंग। तो स्पेसिंग कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला था वो क्या था, 1000, क्योंकि हम 1 मीटर वाइड स्ट्रिप कंसिडर कर रहे हैं, इनटू एरिया ऑफ 1 बार डिवाइडेड बाई AST। क्लियर है? तो यहाँ पे AST आपका डिफरेंट हो सकता है। जो AST आपने कैलकुलेट किया सभी के लिए इट इज पॉसिबल दैट देयर इज डिफरेंट स्पेसिंग, है कि नहीं। एरिया ऑफ 1 बार आपने क्या एज्यूम कर रखा है, सबसे पहले मेरे को ये बताओ,
आपने डायमीटर ऑफ रिइंफोर्समेंट इक्वल टू 12 mm एज्यूम कर रखा है, तो 1000 इंटू पाई बाई 4 इंटू 12 का स्क्वायर, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, डिवाइडेड बाई AST, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका AST। तो मैं पहले इसको सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ। तो ये वैल्यू आपको कुछ इस तरह से आ जाएगा, ये फॉर्मूला, ठीक है। तो अब देखिए आप कैलकुलेट करिए स्पेसिंग। तो स्पेसिंग इक्वल टू, लेट्स सपोज हम कैलकुलेट कर रहे हैं AST x प्लस के लिए, AST x प्लस वाला जो रिइंफोर्समेंट है इसके लिए, तो यहाँ पर AST x प्लस पुट कर देंगे। तो आप पुट करिए और कैलकुलेट करिए, तो ये कितना आ जाएगा, देखो जरा, ये आ जाएगा आपका डिवाइडेड बाई कितना था, 249.795, 452.76 mm इतना आ गया, ठीक है। यहाँ याद रखना डायमीटर ऑफ रिइंफोर्समेंट जो था इट इज योर 12 mm। एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट निकल के आएगी यहाँ से, आप देखिएगा। सिमिलरली यू कैलकुलेट स्पेसिंग फॉर AST x माइनस AST y प्लस या फिर y माइनस AST y प्लस, सभी के लिए आप रिइंफोर्समेंट कैलकुलेट करिए यूजिंग सेम कॉन्सेप्ट, क्योंकि डायमीटर ऑफ रिइंफोर्समेंट हम सभी के लिए 12 mm एज्यूम किए, तो ऊपर वाला सभी के लिए सेम, नीचे AST अलग अलग आया है, तो आप अलग अलग AST को पुट करके स्पेसिंग कैलकुलेट करो। सो इस तरह से कुछ आ जाएंगे स्पेसिंग के वैल्यू माय डियर, ठीक है। आप देखिए स्पेसिंग का आ गया इतना, 452 पॉइंट इतना 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 इतना। अब देखिए मैक्सिमम स्पेसिंग का लिमिट था हमारे पास कुछ, क्योंकि ये जो रिइंफोर्समेंट है दिस आर दी मेन रिइंफोर्समेंट, मेन स्टील। तो जो मैक्सिमम स्पेसिंग का था हमारे पास रूल, वो क्या था, मैक्सिमम स्पेसिंग शुड बी लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ 3 टाइम्स D, 3 इंटू D और 300 mm, इन दोनों में से जो भी कम है। तो 3 इंटू D, D कितना था, D आपका मोटा मोटी रफली आप 120 या फिर 108 भी लेके चलेंगे, तो भी आपका 3 गुना D करेंगे तो 300 से ज़्यादा ही आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू है ये तो ग्रेटर देन 300 आ ही रहा है, तो 120 लेके चलिए, तो ये आ गया कितना, 360 mm, ठीक है, और 300 mm। तो मैक्सिमम स्पेसिंग कितना होना चाहिए, मैक्सिमम स्पेसिंग मस्ट बी स्पेसिंग इक्वल टू 300 mm। समझ गए बात को, मतलब ये जो स्टील्स आप प्रोवाइड करोगे स्लैब के अंदर, तो आप 300 के स्पेसिंग पे प्रोवाइड करेंगे, ओके, इससे ज़्यादा नहीं। क्लियर है, समझ रहे बात को। तो ये चीज़ देखो, ये चीज़ इतना गजब का, इतना ज़्यादा स्पेसिंग क्यों आया, इतना ज़्यादा स्पेसिंग इसलिए आ रहा है क्योंकि हम जो डायामीटर ऑफ रिइंफोर्समेंट है ना, इसको बढ़ा के ले रहे हैं, इसका वैल्यू ज़्यादा है। इफ़ वी एज्यूम स्मॉलर डाया ऑफ बार, अगर हम छोटा डाया ऑफ बार एज्यूम करेंगे तो हमें स्पेसिंग का वैल्यू कम आएगा, ठीक है। ज़्यादा बड़ा डाया एज्यूम कर लोगे तो कम स्पेसिंग आएगी, ये बात एकदम क्लियर कट है। तो आप 12 mm अगर लेते हो कोई दिक्कत नहीं, इस तरह से स्पेसिंग आ जाएगी। लेकिन इसी केस में अगर हम 8 mm ले लेते हैं, लेट सपोज कि आप चेक करिए एक बार, लेट की डाया ऑफ रिइंफोर्समेंट इज 8 mm। अगर डायामीटर ऑफ रिइंफोर्समेंट 8 mm है तो स्पेसिंग का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, स्पेसिंग इक्वल टू पाई बाई 4 इंटू 8 का स्क्वायर इंटू 1000 डिवाइडेड बाई AST, ठीक है। दिस विल बी द स्पेसिंग कॉन्सेप्ट। तो आप यहाँ से कैलकुलेट करिए, देखिए कितना कितना आ रहा है। तो एक मिनट, सो 8 का स्क्वायर इंटू हम किसका कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले, ये चलो AST x प्लस के लिए हम निकालते हैं, लेट्स सपोज AST x प्लस के लिए, ओके। तो इसके लिए देखो यहाँ पे AST x प्लस 249 पुट कर दो, 249.795, तो ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक मिनट, 249.795, तो ये वैल्यू आपको कितना निकल रहा है, ये वैल्यू हमको निकल रहा है अप्रोक्सीमेटली 201.2 mm। देखो इससे ज़्यादा स्पेसिंग नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब यही है, यही हमको निकल रहा है, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम स्पेसिंग मस्ट बी मिनिमम ऑफ ऑल, ओके। तो इतना ज़्यादा, इतना स्पेसिंग आप प्रोवाइड करना पड़ेगा आपको। सिमिलरली आप
दूसरा AST के लिए निकालिए, फिर स्पेसिंग चेंज हो जाएगी, फिर और एक के लिए निकालिए, फिर चेंज हो जाएगी। तो कहना ये चाह रहे हैं कि आप जैसे डायमीटर ऑफ बार कम करेंगे ना, तो आपका स्पेसिंग भी कम होगा। सो जनरली स्लैब के अंदर में हम 8, 10 या 12 mm तक ही यूज़ करेंगे, उससे ज़्यादा हम यूज़ नहीं करते डायमीटर ऑफ बार। क्लियर है? तो यहाँ पर तो हमने 12 mm एज्यूम कर रखा है, तो हम 12 mm के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करेंगे। जो स्पेसिंग हमारी आई है 300, तो हम पूरे सारे रिइंफोर्समेंट में जितने भी रिइंफोर्समेंट हमारा निकल के आया है, सभी में मेरा स्पेसिंग क्या होगा? 300 mm सेंटर टू सेंटर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रोवाइड reinforcement of 12 mm dia at the rate 300 mm सेंटर टू सेंटर। ठीक है? ऑल रिइंफोर्समेंट, सभी रिइंफोर्समेंट के लिए, ASTX प्लस ASTX माइनस सभी के लिए, Y प्लस Y माइनस सभी के लिए। तो यहाँ पे हमने 12 mm शुरुआत से ही एज्यूम कर रखा है, रिइंफोर्समेंट का रहा है, इसलिए मैं एजम्पशन अभी बीच में अचानक से चेंज करके 8 mm लेके आपको फिर दिखाऊं कि नहीं ऐसा ऐसा प्रोवाइड करो, ये करने का मतलब नहीं है। लेकिन आप ये कॉन्सेप्ट आप अगर एज्यूम करोगे 8 mm, तो उसके करस्पॉन्डिंग स्पेसिंग निकालना, हर एक रिइंफोर्समेंट के करस्पॉन्डिंग आपको स्पेसिंग निकालना है। सबसे पहले तो ये काम करेंगे। ये काम करने के बाद आप क्या करना, दो सिस्टम यहाँ पे फिर आपको दो अप्रोच मिलेगा। मतलब देखो, ASTX प्लस ASTY माइनस, ठीक है, मतलब बहुत सारे 4 रिइंफोर्समेंट है, इसके करस्पॉन्डिंग 4 स्पेसिंग निकल के आएगा, 1 2 3 4। अभी देखिए, आप क्या करिए, जो भी जैसे यहाँ पे 201.22 आ रहा है, तो हम राउंड फिगर एज्यूम कर लेंगे। राउंड फिगर कहने का मतलब है एट द रेट 200 mm। तो ये चारों में आप राउंड फिगर एज्यूम कर लेना, और उसी के अकॉर्डिंग हम रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर देंगे, तो वो सबसे बेस्ट होगी। क्लियर है? वो सबसे बेस्ट होगी। कुछ लोग क्या करते हैं ना, मैं ये चीज इसलिए बोल रहा हूँ, कुछ लोग ये करते हैं जो सबसे कम स्पेसिंग आई हुई होती है। सबसे कम स्पेसिंग कब आएगी? जब आपका देखो रिइंफोर्समेंट ज्यादा होगा, मतलब ASTY माइनस के करस्पॉन्डिंग, ASTX माइनस के करस्पॉन्डिंग जब आप स्पेसिंग निकालोगे, तो वो स्पेसिंग इसी केस में निकालो 150.24 समथिंग निकल जाएगा, करस्पॉन्डिंग टू ASTX माइनस। तो ये सबसे कम स्पेसिंग आ रही है। तो क्या करते हैं, टू मेंटेन ए यूनिफॉर्मिटी, हम यही सबसे कम स्पेसिंग को पूरे में प्रोवाइड कर देते हैं, पूरे स्लैब में सभी रिइंफोर्समेंट के लिए। तो ये देखिए, ये ज़्यादा अच्छा मेथड नहीं है। वो सिंप्लिसिटी के लिए प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा मेथड नहीं है, क्योंकि अलग अलग क्रॉस सेक्शन पे अलग अलग रिइंफोर्समेंट की रिक्वायरमेंट थी, उसके अकॉर्डिंग हम स्पेसिंग को कैलकुलेट किए हैं, तो वो स्पेसिंग अलग अलग आई है। तो ऐसे में हम अगर स्पेसिंग कम करेंगे, तो सोचो रिइंफोर्समेंट की परसेंटेज बढ़ रही है, मतलब आप अल्टीमेटली जो डिजाइन जो आपने कैलकुलेट किया है रिइंफोर्समेंट, उससे ज्यादा रिइंफोर्समेंट किसी एक क्रॉस सेक्शन पे दे रहे हो। स्टील फ्री में थोड़ी ना आता है, उसका तो पैसा है, इकोनॉमी है, लागत लगती है, तो आपका सेक्शन अनइकोनॉमिकल डिजाइन होता हुआ चलेगा। समझ रहे हैं? और आपने जो अंडर रिइंफोर्स सेक्शन एज्यूम करके डिजाइन किया है, हो सकता है वो इतना मतलब स्पेसिंग कुछ इस तरह से हो गया कि इट में पॉसिबल दैट वो सेक्शन ओवर इन्फोर्स हो जाए करस्पॉन्डिंग टू दैट पर्टिकुलर स्टील। तो जनरली ये मेथड मेरे को ज़्यादा सुटेबल नहीं लगता है, लेकिन कुछ लोग इसको भी अडॉप्ट करते हैं। कुछ किताबों में इस तरह से भी दिया गया होता है कि जो भी मिनिमम स्पेसिंग आई है वही स्पेसिंग को कंसिडर करके सभी रिइंफोर्समेंट में डाल दिया। तो आप ऐसा नहीं करना, जो अलग अलग स्पेसिंग आएगा उसको राउंडिंग करो लोअर साइड पे। लोअर साइड जैसे कि 201.22 mm आया है, तो आप 202 मत ले लो, आप 20 मतलब 200 लो, मतलब लोअर साइड पे राउंडिंग करो। 189 पॉइंट समथिंग आ गया, तो आप 185 mm ले लो, या फिर 180 ले लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप 190 नहीं ले। लोअर साइड पे राउंडिंग करके आप स्टील प्रोवाइड कर दीजिए, सबसे बेस्ट होगा। क्लियर है? मैटर कवर हो गया। चलिए, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसिंग। ये स्पेसिंग वाला कॉन्सेप्ट जो रिइंफोर्समेंट के डाया के ऊपर डिपेंड करेगा, प्लस फिर वो ये डेप्थ निकालने वाला चीज है ना, डेप्थ dx प्लस dy माइनस, इन सब चीजों को अच्छे से ध्यान से रखिएगा। तो आपने स्पेसिंग कैलकुलेट कर लिया, हमने रिइंफोर्समेंट को प्रोवाइड कर दिया। तो यहाँ पे जो हमने रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया है, तो ये तो मैक्सिमम स्पेसिंग पर ही प्रोवाइड हो गई है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 12 mm का हमने यूज किया हुआ था, तो सारा रिइंफोर्समेंट हमने यूनिफॉर्मली प्रोवाइड कर दिया एट द रेट 300 mm सेंटर टू सेंटर। इसीलिए मैंने ये
12 mm एज्यूम किया था ताकि ये स्पेसिंग मेरा है। समझ गए बात को? और कॉन्सेप्ट जो सिखाया उस कॉन्सेप्ट को ध्यान से रखिएगा, दिमाग में रखिएगा बाबू लोग। अब हम क्या करेंगे, कौन सा रिइंफोर्समेंट और प्रोवाइड करेंगे? हमको टॉर्सनल रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना होगा, क्योंकि यहाँ पे टॉर्सनल रेजिस्टेंस भी है। तो टॉर्सनल रिइंफोर्समेंट कैसे प्रोवाइड होगा? बड़ा सिंपल है। देखिए इसका पहला कॉन्सेप्ट क्या है? एट टू एडजेसेंट एजेस, मतलब एट टू एडजेसेंट डिसकंटिन्यूअस एजेस, एट टू एडजेसेंट डिसकंटिन्यूअस एजेस, डिसकंटिन्यूअस एजेस। सबसे पहले तो यहाँ पे रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करो। तो यहाँ पे हम कितना प्रोवाइड करेंगे? 75% ऑफ AST X प्लस और AST Y प्लस। ठीक है, हम इतना प्रोवाइड करेंगे 75% ऑफ इतना इतना। तो ये 75% ऑफ ये कितना आएगा देखो। अच्छा अब देखो एक चीज़ है, ये जो हम प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे देखिए हम रिइंफोर्समेंट को मतलब हम यहाँ पे इनका डायमीटर चेंज कर देते हैं। जैसे हमने मेन रिइंफोर्समेंट का डायमीटर 12 लिया था, इनका हम डायमीटर लेट एज्यूम दिस टॉर्सनल रिइंफोर्समेंट इक्वल टू 8 mm डायमीटर। ठीक है, और जो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील हम प्रोवाइड करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन बार ये भी हमको प्रोवाइड करना है टॉप लेयर में। अभी यहाँ पे बॉटम लेयर में तो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे टॉप लेयर में डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड करना है। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील हम प्रोवाइड करेंगे इसको भी एज्यूम कर लेते हैं 8 mm। ठीक है, यू कैन ऑल्सो डू दिस। तो यहाँ पे दो तरह का स्लैब में, ये स्लैब में सरिया आपको दो कैटेगरी का ऑर्डर करना होगा, एक 12 mm का, एक 10 mm का। क्लियर है? 12 mm का और 10 mm का। तो ये 75% ऑफ AST X प्लस और 75% ऑफ AST Y प्लस। कैलकुलेट करिए, 0.75 इंटू AST X प्लस कितना आया था रे बाबू? AST X प्लस आया था, एक मिनट, 0.75 इंटू 249.795 आपका वैल्यू आता है AST X प्लस 187, एक मिनट, 187.346 mm स्क्वायर। नेक्स्ट आपका 0.75 ऑफ AST Y प्लस, ये कितना आता है? 0.75 ऑफ AST Y प्लस, एक मिनट, AST Y प्लस का वैल्यू है 205.97। ये आता है आपका 154.477 mm स्क्वायर। अब देखो, तो हमने यहाँ पे क्या एज्यूम कर रखा है? 8 mm का रिइंफोर्समेंट एज्यूम कर रखा है। ठीक है, अब हमको जो मेश का साइज बनाना है, ये मेश का साइज हमको कितना का बनाना है? दिस पर्टिकुलर मेश साइज विल बी 0.2 इंटू LX, यही था। ठीक है, LX इफेक्टिव। सिमिलरली ये भी 0.2 इंटू LX इफेक्टिव, मतलब स्क्वायर मेश बनेगा। तो चाहे आप इस तरफ देखिए, मतलब स्क्वायर मेश कहने का मतलब ये वाला लेंथ देखो या ये लेंथ देखो, दोनों लेंथ सेम है क्या? ठीक है, अगर ये पर्टिकुलर स्पैन है आपका LX स्पैन एंड दिस इज योर LY स्पैन, है ना? तो इस तरफ से जो हम रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, ऐसा इस तरफ से जो रिइंफोर्समेंट हम प्रोवाइड करेंगे, दिस रिइंफोर्समेंट विल बी LX, मतलब X रिइंफोर्समेंट। ठीक है, मतलब इसके करस्पॉन्डिंग जो आई है ये वाला रिइंफोर्समेंट। नाउ अगर ऐसा आप रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करोगे, कौन सा? देखिए, नहीं, सॉरी, ये जो रिइंफोर्समेंट अभी ये ब्लैक वाला है, ये ब्लैक वाला X के करस्पॉन्डिंग वाला नहीं, ये Y के करस्पॉन्डिंग वाला है ना? ये Y के करस्पॉन्डिंग वाला। देखिए ये सब चीज ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। दिस इज करस्पॉन्डिंग टू दिस, ये इसके करस्पॉन्डिंग वाला है। सिमिलरली इधर जो ऐसे हम प्रोवाइड करेंगे, दिस विल बी करस्पॉन्डिंग टू
दिस ASTX प्लस रिइंफोर्समेंट, है कि नहीं, इतना। अब देखो टोटल लेंथ तो यही 0.2 LX इफेक्टिव है, तो इसमें रिइंफोर्समेंट का वैल्यू दोनों डायरेक्शन में आपका अलग अलग आ गया, 0.75 ASTX और 0.75 ASTY। तो अभी अभी तुमने देखा स्पेसिंग का कॉन्सेप्ट, क्या देखा आपने, स्पेसिंग का कॉन्सेप्ट। तो क्या दोनों डायरेक्शन में स्पेसिंग ऑफ रिइंफोर्समेंट अलग अलग आ जाएगा, कैसे, 8 mm का यूज कर रखा है, तो स्पेसिंग निकालो पहले। तो स्पेसिंग यहाँ पे कितना 0.2 LX, तो 0.2 पहले वो निकाल लेते हैं, 0.2 इंटू 4.12 आई थिंक, 4.12 मीन्स 824.824 मतलब 824 mm। इतना mm में एक रिइंफोर्समेंट का डायमीटर कितना है, π/4 इंटू 8 का स्क्वायर, तो ये आ गया आपका 50.26, ठीक है। नाउ तो इसका मतलब यही हुआ, आप सोचिए जब ASTX इस मेस में हम प्रोवाइड करेंगे तो स्पेसिंग कितना होना चाहिए, कैलकुलेट करो। देखो ASTX जब X वाला रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करोगे तो स्पेसिंग होना चाहिए 221.05, जब Y वाला प्रोवाइड करोगे तो स्पेसिंग देखो कितना आ जाएगा, तब आ जाएगा आपका 154.47, ये आ जा रहा है आपका 268.10 mm। इस तरह से आपका स्पेसिंग आ जा रही है दोनों अलग अलग डायरेक्शन में। तो ऐसे कंडीशंस में क्या करोगे, ये मैश तो आपको स्क्वायर मैश बनानी है ना, ठीक है, स्क्वायर मैश बनानी है, मतलब इतने लेंथ की बनानी है, 0.2 इंटू LX इफेक्टिव लेंथ का दोनों साइड बनाना है स्क्वायर मैश, और स्पेसिंग इतना इतना आ गया। तो हम लोअर साइड पे एज्यूम कर लेंगे, यहाँ पे राउंडिंग कर लो, ठीक है, राउंडिंग कर लो, मतलब एक सरिया को रखेंगे 220 mm पे, और दूसरा सरिया जो मैश हम टाई करेंगे दूसरे डायरेक्शन में उसका स्पेसिंग हम रखेंगे 260 रख लेंगे, यहाँ पे 8 mm कम करके 260 या फिर 265 रख लो, 265 mm रख लो। ये स्पेसिंग को मेंटेन करते हुए मैश बनाएंगे, है ना, इस तरह से जाली बनाएंगे। तो जितने इस तरह से जाली बन जाएंगे, जहां जहां वो जाली रिक्वायर्ड है बस वहां पे जाके प्लेस कर देना। ये जाली तो पहले से बना के टाई करके रखेंगे ना, इसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, इसको बना के पहले से टाई करके रखेंगे। सो दिस विल बी योर प्रॉपर डिजाइन कॉन्सेप्ट फॉर योर टॉर्सनल रिइंफोर्समेंट। ये स्पेसिंग वगैरह पे भी ध्यान देने वाली चीज है। आप किताब सब में देखोगे, आपको मतलब कोई टीचर हो गया या फिर किताब वगैरह हो गया, ये लोग क्या करेंगे, एक राउंड फिगर एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। राउंड फिगर कहने का मतलब है एक जनरल स्पेसिंग एज्यूम कर लेंगे 200 mm, ठीक है, और बोलेंगे कि ये 0.2 इंटू LX इफेक्टिव में, ठीक है, अगर 200 स्पेसिंग पे हम रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो कितना नंबर ऑफ बार आ रहा है, जितना आ रहा है उतना नंबर ऑफ बार एक डायरेक्शन में प्रोवाइड कर दो। अरे तो वो प्रोवाइड कर दोगे आप, नो प्रॉब्लम। तो ये क्राइटेरिया फिर क्यों दिया हुआ है कि 0.75 ASTX प्लस एंड 0.75 ASTY प्लस, इसका कोई मतलब नहीं बनेगा ना। फिर हम तो वही स्पेसिंग एज्यूम करके नंबर ऑफ बार निकाल के मैच बना के डाल देंगे, खत्म है। फिर ये क्राइटेरिया का कोई मतलब नहीं है, समझ गए बात को। सो आसानी से ऐसे फालतू के चक्कर में मत जाइए, प्रॉपर डिजाइन मेथड को फॉलो करो। सो दिस इज दी प्रॉपर डिजाइन टेक्निक। समझ गए मैच बनाना, तो इस तरह से मैच बन जाएगा आपका। ये हो गया डिजाइन खत्म। तो यहाँ पे जो भी स्पेसिंग आया स्पेसिंग लिख लो, यहाँ पे प्रोवाइड 8 mm एट द रेट, ऐसा ऐसा। ये मैच का साइज बना के दिखा दो, स्पेसिंग दिखा दो दोनों बगल। मैच का साइज बना के दिखा देंगे, स्पेसिंग दिखा देंगे, तो दिखा देते हैं। देखिए मैच का साइज और स्पेसिंग दिखा देता हूँ। ये टॉर्सनल रिइंफोर्समेंट का मैच, ये देखो ऐसा ऐसा मैच बना रहा है मैं, ये मैच बना रहा है, ठीक है, ये बन रहा है मेरा मैच, ओके, ये बन गया मेरा मैच। इसमें जो ये जो लेंथ है, एक मिनट, यहाँ पे एक रिइंफोर्समेंट एक सरिया इधर, इधर तो कॉर्नर पे एज पे रहेगा ही रहेगा, इधर भी एक रहेगा ऐसा। दिस लेंथ आपको मालूम 0.2 LX इफेक्टिव, दिस इज ऑल्सो 0.2 LX इफेक्टिव, ये लेंथ आपको मालूम। अच्छा इधर भी ऐसा रिइंफोर्समेंट होगा लाइक दिस, these are the reinforcement। now अभी देखो, अभी हम स्पेसिंग के बेसिस पे चीज़ों को कैलकुलेट किए, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाले स्लैब में क्या था, दिस इज योर LX स्पैन एंड दिस इज योर LY स्पैन। तो ये जो रिइंफोर्समेंट आपने प्रोवाइड कर रखा था, दिस पर्टिकुलर रिइंफोर्समेंट, दिस इज योर
ASTX plus, and this particular reinforcement is ASTY plus. ठीक है, तो सेम चीज यहां पर भी होगा. तो ये जो हॉराइजेंटल वाले हैं दिस इज योर ASTX प्लस. तो 8 mm डाया, 8 mm डाया, ठीक है, एट द रेट. अच्छा, ये तो ASTY प्लस वाला है. तो ASTY प्लस का कितना आया था, एक मिनट देख लो भाई. ASTY प्लस के केस में हमने आपको बताया था दिस वैल्यू इज 268 पॉइंट इतना. तो हम क्या करेंगे, जो ASTY प्लस हम प्रोवाइड करेंगे इसको यहाँ टॉर्सन के केस में एट द रेट 265 mm. सिमिलरली इसमें लिख दो, इस वाले में 8 mm एट द रेट 220 mm. तो ये चीज भी करना जरूरी होता है, क्वेश्चन का ये भी एक पार्ट होता है ना. ओके, अगर मान लो ये सब नहीं भी कर रहे हो कोई बात नहीं, कम से कम इतना तो कैलकुलेट करके आप दिखाई दीजिए. ठीक है, आप क्या करिए, जैसे एग्जामिनेशंस में हम सॉल्व करते हैं तो आप यहाँ तक ये कैलकुलेट करिए. ये कैलकुलेट करने के बाद आप दूसरा टेक्निक को एज्यूम मतलब कंसिडर करिए. दूसरा टेक्निक क्या, डायामीटर ऑफ बार एक कंसिडर कर लीजिए 8 mm. इसको कंसिडर करने के बाद आप क्या करिए कि नंबर ऑफ बार को कैलकुलेट कर लीजिए इन 0.2 LX इफेक्टिव, है ना. जैसे कि हमने क्या किया, ये पहला कॉन्सेप्ट जो कि एक्यूरेट एग्जैक्ट मेथड है. सेकेंड कॉन्सेप्ट एग्जामिनेशंस के लिए मैं बता रहा हूँ, स्पीड वहाँ पे एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गई तो टाइम चाहिए आपको. 0.2 LX इफेक्टिव लेंथ में, ठीक है, एरिया 5 डिवाइडेड बाई, आप सिंपली क्या करिए, हमको नंबर ऑफ बार निकालना है ना. तो नंबर ऑफ बार निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक पर्टिकुलर स्पेसिंग को एज्यूम कर लेंगे. तो यहाँ पे आप स्पेसिंग को एज्यूम कर लो, ठीक है. और स्पेसिंग को हम ऐसा एज्यूम करेंगे कि दोनों के लिए सेम स्पेसिंग रहेगा. मतलब लेट अस एज्यूम ए स्पेसिंग ऑफ 200 mm एज्यूम कर लो. 200 mm स्पेसिंग एज्यूम करके नंबर ऑफ बार निकाल लीजिए. 0.2 LX इफेक्टिव से आप सीधा डिवाइड कर दीजिए 200 mm. तो यहाँ से आपको नंबर ऑफ बार निकल जाएगा. तो जो नंबर ऑफ बार निकलेगा तो आप सिंपली वहाँ पे कमेंट कर देना कि प्रोवाइड reinforcement at the rate of 8 mm at the rate 200 spacing 5 नंबर ऑफ बार, ऐसा लिख दीजिएगा. तो वो एग्जामिनेशंस के लिए है, लेकिन इट इज नॉट करेक्ट. लेकिन एग्जामिनेशंस में स्पीड अप इतना नहीं कर पा रहे हो, स्पेसिंग हर एक के लिए निकाल के अलग अलग डिटेलिंग दिखाना. तो इस तरह से लिख सकते हो, स्पीड करने के लिए नंबर आपको मिल जाएगा. अच्छा, आप बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगा कि सर हम इस तरह से मैथ बनाएंगे, प्रोवाइड करेंगे, ये एक्चुअली करते कैसे हैं. देखो भाई, जो स्लैब है उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्लैब में नहीं बांधेंगे, हम इस जाली को बाहर ग्राउंड में बनाएंगे, फील्ड में बनाएंगे. ठीक है, ये हम जाली बना रहे हैं, जाली बना दिया. जाली बनाने के बाद चौक से मार्किंग कर लेंगे, क्योंकि हमको तो कितना का स्क्वायर मैश चाहिए, 0.2 L इफेक्टिव एक्स और 0.2 ये. तो हम यहाँ से चौक पे मार्किंग कर दिए, जो जहां तक आएगा ये कट कर लिए, कट करके निकाल लिए. एक जाली है, बस यही जाली को लगा देंगे वहां पे. सिमिलरली ऐसा सेम शेप का जाली हम कट करके निकाल लेंगे बाद में. पहले बांध दो स्पेसिंग पे, फिर जाली कट करके निकाल के बांध दीजिए. समझ गया बात. ओके, तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे दो तरह का एज था ना, ये डिसकंटिन्यूअस एज था, दोनों डिसकंटिन्यूअस है. यहाँ पे ये वाला देखो, एक डिसकंटिन्यूअस है, एक कंटिन्यूअस है. सिमिलरली यहाँ पे देखो, एक डिसकंटिन्यूअस है, एक कंटिन्यूअस है. तो इन दोनों लोकेशन के लिए मैश साइज अलग होगा ना. क्या होगा, 50% ऑफ एबव वैल्यू. तो उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट करके, मतलब 0.375 ASTX प्लस, ठीक है, और 0.375 ASTY प्लस, ये आपको कैलकुलेट करके प्रोवाइड करना है. तो ये अलग से कैलकुलेट करने जाओगे क्या, मत जाओ. क्या करो, सिंपल सी बात है, आप ना मैश का स्पेसिंग बढ़ा दो. हम क्या करेंगे, स्पेसिंग बढ़ा देंगे. स्पेसिंग बढ़ा देंगे कहने का मतलब है, जैसे हमारा स्पेसिंग आया 220 आया, ठीक है, 220 आया था स्पेसिंग, और एक स्पेसिंग आया था 265. तो अगर मान लो मैंने स्पेसिंग को डबल कर दिया, ठीक है, और इसको डबल कर दिया स्पेसिंग को, तो मेरा रिइंफोर्समेंट दूरी पर हो गया. तो ऑटोमेटिकली रिइंफोर्समेंट मेरा कम हो गया ना. 50% ऑफ एबव वैल्यू है, तो हम स्पेसिंग को बढ़ा देंगे. समझ गए. तो
तो डबल स्पेसिंग करके प्रोवाइड कर देंगे, जो भी मैस आएगी वो बना देंगे डबल स्पेसिंग करके, फिर वो उसी को कट करके निकालेंगे और प्रोवाइड करते रहेंगे। समझ गए? बस यही सिस्टम करनी होती है। देखिए मैं और एक टेक्निक बता रहा हूँ, ये बुक या एग्जाम मेथड में, ठीक है। ये तो एक टेक्निक आपने देखा ही देखा, और एक टेक्निक दूसरा सिंपल टेक्निक बता रहा हूँ। लेट्स सपोज ये एग्जाम में काफ़ी जल्दी से हो जाएगा। आपने जितने भी सरिया, जो भी आप स्लैब में सरिया प्रोवाइड करो, जैसे टॉर्सन के केस में है ना, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील, सब कुछ, सबका डायमीटर सेम एज्यूम कर रखा है, मान लो एवरी डायमीटर इज सेम। तो ऐसे केसेस में देखिए, जो टॉर्सन डिस्ट्रीब्यूशन स्टील हम टॉर्सन में स्टील जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ये क्या मतलब ए एस टी ये ASTY प्लस का 0.75 हमको प्रोवाइड करना है टॉप में, है ना, एक लेयर बनानी है। और इसमें हमको क्या करना है, ASTX प्लस का 0.75 का एक लेयर बनाना है, यही करना है। तो देखिए हमने पहले ही मान लो सभी रिइंफोर्समेंट का डायमीटर सेम है, तो ही ये कंडीशन वैलिड होगा। ASTX प्लस आपने पहले से कैलकुलेट कर रखा, मान लो 8 mm आपने प्रोवाइड किया था। लेट्स सपोज वी हैव प्रोवाइडेड 8 mm एट द रेट 150 mm। ये हमने प्रोवाइड किया क्या, सेंटर टू सेंटर मेन रिइंफोर्समेंट ASTX प्लस। तो अभी हमको क्या प्रोवाइड करना है, एक मैस बनानी है जिसमें 0.75 पे प्रोवाइड करना है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम ये करते हैं 8 mm एट द रेट, ये जो 150 mm पे आपने प्रोवाइड कर रखा था, इसी में हम 0.75 डिवाइड कर देते हैं, मतलब 150 डिवाइडेड बाई 0.75 करिए 0.75, तो क्या आ गया 200 mm। तो अल्टीमेटली आपने स्पेसिंग को इंक्रीज कर दिया, तो स्पेसिंग को इंक्रीज करने से भी तो हमारा रिइंफोर्समेंट डिक्रीज हो रहा है, देन ऑल्सो आवर रिइंफोर्समेंट इज डिक्रीजिंग। समझ गए? तो यहाँ पर हम कह देंगे कि वी प्रोवाइड 8 mm एट द रेट 200 mm, ऐसा। समझ गए? ये ऐसा हम प्रोवाइड कर देंगे, और हम कैलकुलेट कर लेंगे कि नंबर ऑफ बार कितने चाहिए होंगे, नंबर ऑफ बार इन 0.2 LX। तो ये हम कैलकुलेट कर लेंगे भाई 0.2 इंटू 4.2, जैसे यहाँ पे इस केस में 4.12 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 200 स्पेसिंग। तो ये नंबर ऑफ बार समथिंग आपको आ जाएगा 4.12। तो 4.12 तो प्रोवाइड नहीं करोगे, तो प्रोवाइड 5 नंबर ऑफ बार। तो ये हो गया आपका ऐसे लोकेशन पे जहाँ पे दो एजेस डिसकंटिन्यूअस है। अब आपको ऐसे लोकेशन पे प्रोवाइड करना है जहाँ पे 1 एज डिसकंटिन्यूअस है, तो 50% ऑफ एवर वैल्यू। तो 50% ऑफ एवर वैल्यू करने का क्या मतलब है, सिंपली नंबर ऑफ बार आपको 5 आ रहा था, तो नंबर ऑफ बार को कम कर दीजिए, 5 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो 50% ऑफ एवर वैल्यू हो जाएगा। तो 5 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 2.5। अब 2.5 तो आप प्रोवाइड नहीं कर सकते, सो प्रोवाइड 3 बार इन हाउ मच लेंथ, 0.2 इंटू 4, मतलब 0.2 इंटू LX इफेक्टिव लेंथ। तो ये हो जाएगा 50% ऑफ एवर वैल्यू। सो दिस इज बुक कॉन्सेप्ट, वेरी सिंपल एंड शॉर्ट। लेकिन ये कॉन्सेप्ट तभी यूज होगा जब हमने पूरा सभी तरह का रिइंफोर्समेंट का सेम डायमीटर एज्यूम कर रखा है, ठीक है। तो ये चीज़ है, लेकिन ये हाईली अनइकोनॉमिकल डिज़ाइन हो जाएगी, क्योंकि ऐसे कंडीशंस में जो आपने रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना था वो हद से ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं, कंजेस्टेड हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा रिइंफोर्समेंट हम प्रोवाइड कर देंगे, कहीं ना कहीं ज़्यादा कर रहे हैं। सेफ एंड इकोनॉमिकल डिज़ाइन हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम रिइंफोर्समेंट का वैल्यू ज़्यादा ले रहे हैं, तो लागत हमारा ज़्यादा बढ़ जा रहा है। तो स्पेसिंग को जहाँ जितना रिक्वायर्ड है उसी के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करेंगे, लेकिन हाँ रिइंफोर्समेंट का ज़्यादा वैल्यू लग जाएगा, लेकिन कंस्ट्रक्शन भी तो टीडियस है, जल्दी मतलब स्पेसिंग सब जगह यूनिफॉर्म होगा, सिंपल होगा, राउंड जैसा होगा, तो हम जल्दी स्पीड में कंस्ट्रक्शन को कर सकते हैं, जल्दी सरिया बांध दिया। लेकिन अभी स्पेसिंग टीडीएस है, मान लो अलग अलग जगह पे अलग अलग, और एक स्लैब में बहुत तरह का रिइंफोर्समेंट होता है। जब वहाँ पे जब सरिया सारा का सारा सरिया बंधाएगा तब स्पेसिंग तुम्हारा मतलब चेक करो, ये सब बहुत प्रॉब्लम होता है, झमेला होता है। इसलिए हम यूनिफॉर्म स्पेसिंग मेंटेन करने का हमेशा कोशिश करते हैं, ध्यान रखिएगा। वी ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन ए यूनिफॉर्म स्पेसिंग फॉर ऑल रिइंफोर्समेंट इन स्लैब, ताकि कंस्ट्रक्शन प्रोसेस सिंपल और इजी हो जाए। सो वेल टाइम हो गया इसी में। सो विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली।
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप सॉल्व करना बहुत सिंपल होगा, वरना एक वीडियो मैं इस पे भी डाल दूंगा ऑब्जेक्टिव पे 30-35 मिनट वाला। ठीक है, गुड लक। ठीक है, अब यहाँ पे देखो और एक स्टेप बच गया, आप डिस्ट्रीब्यूशन स्टील भी प्रोवाइड कर देना। डिस्ट्रीब्यूशन स्टील कितना प्रोवाइड करोगे, नेक्स्ट स्टेप में लिख लो कैलकुलेशन करके। 0.12% मतलब मिनिमम स्टील ही तो होगा डिस्ट्रीब्यूशन स्टील, और उसके अकॉर्डिंग उसका स्पेसिंग चेक कर लेना भाई। डिस्ट्रीब्यूशन स्टील का जो स्पेसिंग होगा, तो जो स्पेसिंग आएगा उसी स्पेसिंग पे डिस्ट्रीब्यूशन स्टील प्रोवाइड कर दीजिए। इज इट क्लियर? गुड।